चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला टर्म है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम सुना है? हाँ सर, पढ़ा भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे हम लोग। हाँ सर। क्या था वो? चार्ज एनक्लोज्ड। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, ऐसा कुछ था हाँ सर। ना? और उसका फॉर्मूला क्या आया था? Q enclosed upon epsilon naught। नहीं, वो तो गॉस लॉ है बेटा, थोड़ी देर पहले भी बोला था उसकी हाँ वैल्यू। सॉरी सर। हाँ, फ्लक्स क्या आया था? E डॉट ए, याद है? हाँ सर। वैसे ही यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा B डॉट ए होगा। हाँ सर। है ना? दैट इज B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। फिजिकल मीनिंग इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ एरिया परपेंडिकुलरली। आई बात समझ में? हाँ सर। So physical meaning is number of field lines passing through an area perpendicularly या normally। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, तो माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंटली एक लॉ ऑब्जर्व किया जो आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा। वैसे उसका एक एक्सपेरिमेंट पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है? हाँ सर। सो magnetic flux through a conductor changes then an EMF or current is observed in the conductor known as induced EMF या induced current। This phenomena is called electromagnetic induction।
ठीक है। हाँ हाँ। सर। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर उल्टा प्रोसेस पॉसिबल है तो, है ना। तो इसी को हाँ सर। जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे माइकल फेराडे, तो उनको दिखा कि हाँ किया जा सकता है, और उसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे।
Done, sir. हुआ? हाँ sir. हाँ सर. आगे बढ़े? हाँ सर. ठीक है. अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना है, इसके लिए फैराडे ने एक लॉ दिया जिसके हिसाब से induced EMF is always equal to rate of change in magnetic flux with minus sign. इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो माइनस साइन है, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ should be in such a way that it opposes change in flux. इसको बोलते हैं लेंज लॉ. तो ये लेंज लॉ और फैराडे लॉ, ये दोनों मिलाकर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कंप्लीट वैल्यू मिलती है. दिस इज रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. और माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है. इस बात को सिग्निफाई करता है ये माइनस साइन. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, चलो देखते हैं. सपोज 2-3 एग्जांपल से देखते हैं, ध्यान से सुनना सब. सपोज इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है. सुन रहे हो सब लोग? Yes sir. तो सपोज हाँ इस सर. रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो रेड कलर का कॉइल, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, ये एक कंडक्टर है. अब ऐसे सोचो कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करे, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा. करेगा. और फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन. तो इनटू द प्लेन फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है
तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि इसका अपोज करेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट के कारण फील्ड बाहर की ओर होना चाहिए। समझे कुछ कि नहीं? हाँ सर। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण अगर फील्ड बाहर की ओर होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। आया समझ में? ये है उस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तभी तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। तो अंदर की ओर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसका अपोज करना है, मतलब इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो बाहर की ओर होगा। हाँ सर। क्लियर है? तो ये जो ब्लू वाला है ये आपका हो गया इंड्यूस्ड करंट। एक एग्जाम्पल, अभी रुको लिखना मत, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, आपके दिमाग में बैठाना जरूरी है कि ये इंड्यूस्ड करंट का क्या होता है। यही ऐसे सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। इंटर कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद इंटर कर जाएगा, यहाँ पर कहीं पहुंचेगा। हाँ सर। उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कहीं पहुंचेगा बाहर निकलता हुआ। तो देखो ये अगर इधर जा रहा है मान लो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा है, मतलब गोइंग बाय द सेम लॉजिक इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इधर होगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये चला गया अंदर और फिर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना, नहीं सर। तो कोई करंट नहीं होगा। अब अगर ये बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से, तो अंदर की ओर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि अंदर की ओर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट जीरो। सर वो राइट वाला नहीं समझ, एक बार वापस सुनना। बाहर निकल रहा है मतलब एरिया कम हो रहा है, मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब इसके इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज में ही होगा ना। हाँ सर। ये ब्लू वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर होना चाहिए, तो ये क्लॉकवाइज में ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की ओर होगा, तो ये कैसे ही डिक्रीज कर रहा है और इंड्यूस्ड करंट के कारण भी डिक्रीज करेगा, तो ये लेंज लॉ का उल्टा हो गया ना। हाँ अच्छा, और बीच वाले के कारण, बीच वाले में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो हम नहीं ये भी सर। कह सकते हैं इस केस में डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। इस केस में डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था। और अंदर में भले ही मूव कर रहा हो पर डी फाइव बाई डी टी जीरो होगा, सो इंड्यूस्ड करंट जीरो। समझ आया? हाँ सर। तो ये हुआ लेंज लॉ का एक्चुअल मीनिंग। कहाँ से बाकी है लिखना? फैराडे लॉ से बाकी है लिखना ना, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए यहाँ से।
Done, sir. हो गया। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। केवल इस फॉर्मूला को यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। दिख रहा है? हाँ सर। इतना सफिशिएंट है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। और एक और, उसके बाद आगे बढ़िए। जल्दी कीजिए, 2 मिनट में।
हो गया सर। क्या आंसर आया बताइए। सर ए 25 मिलियन। वेरी गुड। फ्लक्स दिया हुआ है d5/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हाँ सर। यस। सो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड -d5/dt अगर बोलेंगे तो -d/dt ऑफ 7t² - 4t, ऐसा कुछ, दैट इज -14t - 4, ऐसा कुछ है ना। तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर पूछा है, 0.25, मतलब -14 इंटू 1/4 -4, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो 2/4 शायद। यस। 2/4 दैट इज 1/2 वोल्ट हुआ। और रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो आई इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, 1/5। 1/2 अपॉन 20, that is 1/40, that is 100 नहीं, 1000/40 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ, हाँ सर। that is 25 मिली एम्पियर। कोई डाउट नहीं इसमें किसी को, नो सर। एकदम सिंपल सा था। हाँ सर। ठीक है, तो एक दूसरा वाला देखिए, इससे एक स्टेप थोड़ा ठीक वाला दिख रहा है। हाँ सर। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
बोलो आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं। देखो R1 आपका है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो बाहर वाले वायर में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r1 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा ऐसा? तो डायमीटर दिया हुआ है ना, क्या? 20 सेंटीमीटर। अच्छा और डायमीटर है, ओके, तो रेडियस हो जाएगा 20 की जगह 10 सेंटीमीटर, तो बाहर वाला रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10, सेंटीमीटर में है तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, ऐसा होगा ओम। ये बाहर वाले का रेजिस्टेंस हुआ। हाँ सर। तो बाहर वाले में करंट कितना होगा? V/R1 होगा, हाँ सर। हाँ सर। दैट इज 4 + 2.5t डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, ऐसा कुछ करंट होगा। इस करंट के कारण इस सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या फॉर्मूला है बताओ, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का? बोलो। अभी तो पढ़ा है पिछले चैप्टर में। सर μ0I/2R। तो μ0I1/2R1 ऐसा होगा। μ0 को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 हो गया 4 + 2.5t अपॉन 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 इंटू R1। R1 है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻², ऐसा होगा। तो -5 -2 -7 गया, 2 पाई और 2 4 पाई, ये भी गया है ना। हाँ हाँ सर। सर। सो 4/10 + 0.25t, ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो नीचे वाला जो छोटा वाला लूप है, सेकेंड लूप, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? B इंटू πr2² होगा। हाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई, और नीचे वाले का रेडियस कितना है? तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का आधा 1 सेंटीमीटर होगा। है ना, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हुआ। तो ये 10⁻⁻⁴ हुआ, बोलो। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस 25 पाई इंटू 10⁻⁻�60, ये अंदर वाले का फ्लक्स हो गया। अब ये फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? -dϕ/dt होगा।
So 25 pi into 10 raised to minus 6 volt. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, बोलो। हाँ सर। तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा नीचे? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन अंदर वाले का रेजिस्टेंस दैट इज R2. So minus 25 pi into 10 raised to minus 6. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है 10 रेज टू माइनस 4, है ना? तो ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4, यहाँ पाई भी होगा, इंटू 2 पाई आर दैट इज 2 पाई और रेडियस 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 रेज टू माइनस 2, ऐसा होगा। तो -4 -2 -6 गया, पाई पाई गया, तो -12.5 एम्पियर आंसर। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे देखो बाहर वाले का क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट के कारण फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो माइनस साइन ये बताता है। तो फाइनली मेरा आंसर होगा 12.5 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ये एक अच्छा ठीक ठाक काम चलाओ क्वेश्चन था, कॉपी कर लो जल्दी से इसको।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर. हो गया सबका? हाँ सर. ठीक है, एक और करो। दिख रहा है सबको? यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस d5/dt को यूज करके इसको सॉल्व कीजिए।
कोई कुछ नहीं बोल रहा है? सर मिल गया तो बोलोगे, क्या मिला बताओ? सर। फ्लक्स मिल रहा है 4 L इंटू 10⁻⁻7 और ईएमएफ मिला 20 L इंटू 10⁻⁻7। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लक्स के लिए बी डॉट ए चाहिए। बी हर जगह अलग अलग है, तो x डिस्टेंस पर dx विड्थ में जो फ्लक्स होगा पहले वो देखते हैं। तो b म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन x, ये b का फॉर्मूला हो गया। हाँ सर। 0.2 dx, ये एरिया हो गया। सो हाँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 2 इंटू आई इंटू 0.2 इंटू dx अपॉन x, कुछ ऐसा हुआ। सो 4 इंटू 10⁻⁻7 dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x इज इक्वल टू R1 से R2 तक तो हमारा काम चलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा। हाँ सर। अच्छा, R1 0.05 है, R2 1 है, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 ln ऑफ 2 हो जाएगा शायद। हाँ सर। ln2 कितना होता है? 0.6932। पढ़े होगे ना केमिकल काइनेटिक्स में, अब तो याद भी होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ln2 हाँ का सर। वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताओ? सर इसको 0.6 ही लेते हैं ना सर? क्या? सर इसको 1.6 0.6 ही ले लेते हैं ना सर? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर इसको 0.6 ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये ln2 0.6932 होता है। अब तुमको जो लेना है तुम देख लो। सर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया तो 7 आता है और कुछ लोग इसको 0.6 लेते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इतना वेबर फ्लक्स का आंसर हो गया। तो क्या क्या पूछा है? फ्लक्स मिल गया। फाइंड द if the current decay uniformly to 0 in 0.2 second। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि करंट डिके यूनिफॉर्मली टू 0 in 0.2 सेकेंड, मतलब di/dt। डिके मतलब नेगेटिव है, 10 से 0 होता है 0.2 सेकेंड में, मतलब 10 अपॉन 0.2, दैट इज -50 एम्पियर पर सेकेंड। ये di/dt हो गया। तो ये जो हमारा फ्लक्स का एक्सप्रेशन है, इस फ्लक्स के एक्सप्रेशन में से अगर 10 निकाल ले तो ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ln2 इंटू आई, ये फ्लक्स होगा करंट के टर्म में। बोलो। हाँ सर। और नहीं तो ऐसे कर दो, जब करंट 0 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब करंट 0 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यूनिफॉर्मली है अगर, तो फिर इतना मेहनत नहीं करो, सिंपली ऐसा कर दो
कि 0.2 सेकेंड में फ्लक्स का चेंज कितना हुआ, तो जो 2.772 मिला है वो फ्लक्स 0 हो गया, यही है ना? हे भगवान। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा हो गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 2.772 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, हाँ सर। इतना वोल्ट होगा, क्या आएगा ये? - 1.386 माइक्रोवोल्ट। हाँ सर। माइक्रो नहीं आएगा, माइक्रो तो 10⁻⁻6 होता है ना। तो यहाँ 10⁻³ नहीं, -3 नहीं आएगा, -7 आएगा ना यहाँ पर। तो तुम सब में हाँ हाँ खाली करते हो। सो दिस मच माइक्रोवोल्ट आंसर, कॉपी कर लो। आगे बढ़े। चलो एक और देखो, इसमें क्या है कि रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है ना? हाँ जी। तो ये जो रीजन 2 में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, उसमें अगर ये कॉइल मूव कर रहा है विथ ओमेगा स्पीड से, तो इसमें क्या क्या चाहिए? इसका रेडियस r ले लो, मान लो दिया हुआ है ऐसे, इसका रेडियस r है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो फ्लक्स, इसमें फ्लक्स चेंज क्यों होगा? एरिया चेंज की वजह से होगा फ्लक्स चेंज। समझ आ रहा है कुछ? बोलना। तो एरिया चेंज कैसा होगा? अरे ये अंदर जाएगा, but लोगों को बड़ा मुश्किल है समझा। ये लूप जब ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, तो इस कितने एरिया में फ्लक्स आया, अच्छा हाँ समझा। अच्छा समझा। है ना? तो इसमें एरिया चेंज होगा, तो एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो वही मैं कह हाँ रहा जी। था कि इसका रेडियस r है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मान लो b है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। आपको इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालना है और इसका रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है।
So small r is resistance of loop. कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, सबका होना चाहिए, नहीं होने का कोई रीजन नहीं है इसमें।
नहीं आया अभी तक कुछ? सर B R omega upon 2 small r, फर्स्ट वन का मिला। तो बताओगे, बैठे रहते हो तुम लोग, मैं समझ नहीं पाता हूँ। चलो मान लो थीटा एंगल से अगर अंदर गया तो इस थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। होगा। बस तो इस थीटा एंगल में एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, इतना एरिया होगा। ये बात समझ आया कैसे? हाँ सर। तो फ्लक्स ऐसा हो गया। सो हाफ बी आर स्क्वायर थीटा इज ओमेगा टी होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हुआ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट कितना हुआ? बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेजिस्टेंस। क्या था इसमें बताओ, एकदम सिंपल था ना? हाँ सर। आगे बढ़े। चलो अब हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि कंडक्टर अगर मोशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, नया कुछ नहीं है। तो वो मोशनल ईएमएफ हम लोग अभी देखेंगे। देखो ऐसे समझो, ये कहां से आ गया, ऐसे समझिए कि सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई एक कंडक्टर मान लो v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ तो ए बी एक कंडक्टर है जो v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है। अब देखना ध्यान से, यहाँ दिमाग लगाने वाला काम है। इसका लेंथ मान लो L है। तो कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज के मोशन का डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव चार्ज का अगर इधर होता तो फोर्स ऊपर लगता, बट कंडक्टर अगर राइट जा रहा है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट जा रहा है, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा ऐसे वैसे छोड़ो, तो ऐसे सोचो, फोर्सेस Q इंटू V क्रॉस B होता है।
पढ़े थे पिछले चैप्टर में। हाँ सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उसकी वेलोसिटी इधर और बी इधर, तो v क्रॉस b करेंगे तो ऊपर लगेगा वेक्टर, और q चार्ज नेगेटिव है मतलब फोर्स नीचे लगेगा फाइनली। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो वो सब इधर कंडक्टर के इस एंड पर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज आई मीन जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई वो इधर हो जाएगी। तो ये जो कंडक्टर ए और बी हो गया, ये कंडक्टर में ए ऊपर वाला पोर्शन पार्टली पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन पार्टली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ आया? हाँ सर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, मतलब फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो इस रॉड के दोनों एंड ए और बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। मीन्स इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं एक बैटरी बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा जिसका कि पॉजिटिव टर्मिनल, जस्ट समझने के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा ऐसा। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना वो देखो। तो फोर्स हो गया Q इंटू V इंटू बी। अगर फोर्स ये है तो फोर्स अपॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा B इंटू वी होगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो गया B इंटू वी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। दिस इज इक्वल टू B इंटू वी, मतलब VA माइनस VB, इसकी वैल्यू B इंटू L इंटू वी के बराबर होगी। मतलब यही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी B इंटू एल इंटू वी के बराबर। सो थंब रूल इज, जब भी कोई एल लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी वैल्यू BLV के बराबर होगी। ये एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, बट इसका रीजन है मोशन ऑफ कंडक्टर, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। तो मोशनल ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में बहुत ही हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ. ठीक है। अब ये 3 कंडीशन जस्ट मैं आपके समझने के लिए दिखा रहा हूं, जिसमें कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। समझे मेरी बात? जैसे फर्स्ट वाले केस में कंडक्टर कौन है, तो ये जो रेड वाली लाइन है ये कंडक्टर है, और ये जो लाइन है ये वेलोसिटी है। दूसरे वाले केस में ये कंडक्टर है, ये वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है ना? इसमें ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बताइए तीनों ही केस में जस्ट ओरली देखना है कि आप लोग क्या समझ पाए हो। हो गया sir.
क्या है आंसर बताओ फर्स्ट का? सर इंड्यूस नहीं हो, हाँ इंड्यूस नहीं हो, क्या बोल रहे हो? नहीं होगा। जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बी पैरेलल टू बी। वेरी गुड, वी पैरेलल टू बी है। सेकंड में परपेंडिकुलर सर। कितना होगा इसकी वैल्यू? बताओ। सर बी एल वी साइन थीटा। साइन थीटा वीटा कहाँ है? इसमें भी जीरो होगा। थर्ड में भी जीरो होगा। सर ऐसे सेकंड और थर्ड का क्या रीजन है बताओ? फर्स्ट का तो समझ गया, वी पैरेलल टू बी। सेकंड और थर्ड का सर वो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ। तो सर फिर एल जीरो हो गया। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं। रुको। नहीं यार तुम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। चलो, ये जो BLV सीखा हमने ऊपर, इसी को अब थोड़ा दूसरे तरह से देखते हैं। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड B में ये L लेंथ का कंडक्टर V वेलोसिटी से जा रहा था, यही कहानी थी। तो थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? मतलब dt टाइम के बाद ये थोड़ा आगे जाएगा। मान लो यहाँ पहुंचा। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस v dt होगा। तो इतने दूर में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसको क्रॉस करेगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस किया वो क्या हो गया? L इंटू V इंटू dt। ये एरिया हो गया इंटू B। सो d5/dt इज BLV, है ना? तो यहाँ से इस मोशनल EMF को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस which is being swept out by a conductor, झाड़ू लगाने के जैसा। जैसे ये L लेंथ का झाड़ू है, इसको अगर लगाएंगे तो पर सेकेंड जितना झाड़ू लगा रहा है फ्लक्स को, वही इंड्यूस्ड EMF होगा। ऊपर वाला BLV जो एक्चुअल मैकेनिज्म है मोशनल EMF का, उससे ये मैच किया ना।
बोलो। हाँ तो अल्टरनेटिवली ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस being swept out by a moving conductor per unit time will represent मोशनल ईएमएफ। हाँ या ना? Yes. ये वाली बात समझ आई जो थोड़ा ज्यादा आसान है। तो उस वे हाँ से अगर हाँ इसको सोचेंगे तो बी और सी में, बी और सी इन दोनों ही केसेस में कोई झाड़ू नहीं लग रहा है ना, ऐसे समझो। ये तो ऐसा हुआ कि झाड़ू के तिनका को आप ऐसे ले जा रहे हो, परपेंडिकुलरली नहीं, तो कोई झाड़ू नहीं लगेगा, फ्लक्स ही जीरो है। हाँ सर। सो d5/dt इसमें जीरो है, और इस केस में तो फ्लक्स ही जीरो है, क्योंकि B और L एक ही प्लेन में है ना। आई बात समझ में? बोलो। हाँ तो थर्ड इसमें केस फ्लक्स जीरो क्या? तो थर्ड केस में वो कैसे जीरो हुआ? थर्ड केस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो, रुको। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एरिया ऐसा है, तो फ्लक्स जीरो होगा बी डॉट ए में। कोई फ्लक्स इसको अंदर या बाहर कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। हाँ सर समझा सर। तो जो मेरा फ्लक्स बी डॉट ए फॉर्मूला है, उस फ्लक्स के फॉर्मूला का थीटा 90 है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स ही जीरो है। फ्लक्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स तो जीरो होगा ही होगा ना। इस केस हाँ। में फ्लक्स जीरो नहीं है, बट d5/dt जीरो है। समझे आप लोग? हाँ सर। देखो हाँ ये सर। फॉर्मूला नहीं है, हाईली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये। तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच मोशनल ईएमएफ का लिख लो, और फिर इन तीनों का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में लिख लो। मोशनल ईएमएफ में हमेशा याद रखो झाड़ू लगाने वाला कहानी, ठीक है? हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लो, अगली क्लास में मोशनल ईएमएफ के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो कॉपी करने के सर बाद। कितना लेक्चर बचा है सर स्टार्ट करके? ईएमआई में 4 लेक्चर, एसी में 2 लेक्चर। ओके सर, मतलब 4 लेक्चर बचा है। हम्म। सर तो अभी तो सब फिजिकल में होगा या यहीं पे हो जाना? रिवीजन वाला सब तो फिजिकल में ही होगा आपका, सिलेबस खत्म वाला हो सकता है ऑनलाइन में हो। ओके सर। बाय सर, थैंक यू।